मोहम्मद यूनिस का जिहादी ऑर्डर, आतंक का खुला नया बॉर्डर। जी हां, अब खबर है कि पाकिस्तान से आतंकी बांग्लादेश पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में जमात के साथ मिलकर आतंकवादियों की खेप तैयार की जा रही है। इसका खुलासा तब हुआ जब आतंकी संगठन तहरीक-उल-मुजाहिदीन से जुड़े जावेद अहमद मुंशी को बंगाल में बॉर्डर पर पकड़ा गया। जम्मू कश्मीर और पुलिस ने पश्चिम बंगाल पुलिस के सहयोग से इसे दक्षिण 24 परगना से गिरफ्तार किया है। एसटीएफ सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी से पता चला है कि पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर यह लौटा था। वो जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर आतंकवादी वारदातों को अंजाम देकर पहले दिल्ली आया, फिर दिल्ली से कोलकाता आकर बांग्लादेश भागने की फिराक में था। इसके बाद वापस पाकिस्तान जाने वाला था। पश्चिम बंगाल की एसटीएफ की शुरुआत पूछताछ में गिरफ्तार आतंकी ने स्वीकार किया है कि उसने अपने आकाओं के कहने पर पाकिस्तान पासपोर्ट पर कई बार बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान की यात्रा की। इस संदिग्ध आतंकवादी के पास एक जिहादी साहित्य की किताब, एक सीडी, एक बैग और कई संदिग्ध दस्तावेज भी जब्त किए गए। अलीपुर कोर्ट ने 31 दिसंबर तक उसे ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया है। ऐसे में सवाल है कि क्या बांग्लादेश में आतंक का एक नया बॉर्डर खुल गया है, क्योंकि बांग्लादेश से पाकिस्तान की यारी बढ़ती जा रही है। पाकिस्तानियों को वीज़ा फ्री वेलकम हो रहा है, जबकि भारत की एंट्री बैन हो रही है। पाकिस्तानी सिंगर ढाका में गाने गा रहे हैं, जबकि भारतीय कलाकारों की एंट्री बैन है। यानी कि साफ है, अब बांग्लादेश सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के बहकावे में भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। यूनिस के पाले पर हुए कट्टरपंथी हिंदुओं को टारगेट कर रहा है। अब आतंकी का पकड़ा जाना बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहा है। कई सारे संकेत भी इस दिशा में निकल कर आ रहे हैं और कई सारे सवाल हैं जो आज हम देश से पूछेंगे। सवाल है कि क्या मोहम्मद यूनिस के ऑर्डर से बांग्लादेश में खुल रहा है आतंक का बॉर्डर? क्या आईएसआई इस भारत में खिलाफ बांग्लादेश में आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहा है? क्या शहबाज और यूनिस भारत पर दो बॉर्डर पर फंसाने की साजिश कर रहे हैं? और क्या भारत को बांग्लादेश के टेरर कैंपों पर सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए? क्या कट्टरपंथ और आतंकवादी सोच बांग्लादेश को बर्बाद कर देगी? Police came to here for getting a transit remand from CJM court. One person, his name is Javed Ahmed Munshi, 58 years old. He tried to join young people of the Jammu and Kashmir to propagate secessionist from the member of the people and for the purpose of revival of Muslim League. He was one of the member of Musharrat Alam group. From his possession, he was arrested from Canning PS. Okay, he was arrested from Canning PS, and from his possession, one book, one CD, and a plastic bag. There was several documents seized by the police, and the Jammu Kashmir police came here to get the transit remand from the CJM Alipur court. Srinagar police prayed for transit remand of that accused person, and the CJM Lanet CJM court pleased to allow transit remand up to 31st December. तो किस तरीके से बांग्लादेश में यूनिस सरकार आतंकवादियों को पनाह दे रही है, भारत के खिलाफ इन आतंकवादियों को एक्टिव कर रही है। वहीं एक और खबर बांग्लादेश से आ रही है। बांग्लादेश से खबर है कि एशिया प्राइम यूनिवर्सिटी में हिंदू वीसी का वाइस चांसलर का इस्तीफा हो गया है। यूनिस सरकार के दबाव में हिंदू वाइस चांसलर का इस्तीफा हुआ है। वाइस चांसलर शुभमय दत्ता का जबरन इस्तीफा ले लिया गया है। ढाका में प्राइवेट यूनिवर्सिटी के वीसी वाइस चांसलर हैं और इनका इस्तीफा ले लिया गया है। यानी कि अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ एक और यूनिस सरकार का खेल जो कि साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ढाका में प्राइवेट यूनिवर्सिटी के वीसी और वीसी का इस्तीफा जबरन ले लिया गया है यूनिस सरकार के द्वारा। वीसी शुभमय दत्ता का इस्तीफा ले लिया गया है। उन्होंने इस्तीफा दे भी दिया है। करें तो क्या करें,
बांग्लादेश से लगातार इस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं कि वो भारत के खिलाफ काम कर रहा है, वो हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ काम कर रहा है। भारत के विदेश सचिव पहुंचकर अपने सख्त संकेतों में यूनुस सरकार को बातचीत में इशारा कर गए, लेकिन बावजूद ये जो दो चेहरे आप देख रहे हैं ना, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और दूसरे यूनुस सरकार जो इस वक्त इंतरिम सरकार के मुखिया हैं, दोनों की गलवैयां, दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट, दोनों की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि भारत के साथ ये मिलजुल कर बड़ा खेल करने वाले हैं। खेल तो कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो सामने भी आ रहा है। चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाच रक्षा विशेषज्ञ हैं, मेरे साथ मौजूद होंगे। संजीव श्रीवास्तव साहब जो कि विदेशी मामलों के जानकार हैं, मेरे साथ होंगे। हिमांशु भट्ट जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, मेरे साथ होंगे। सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ मौजूद होंगे। गजाला नौरीन पाकिस्तानी पत्रकार इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा विदेशी मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव साहब से। संजीव साहब, ये किस तरह के संकेत देख रहे हैं? हमने देखा कि परेश बरुआ की मौत के मामला को आपने उम्र कैद में बदल दिया। जो वहां के पूर्व मंत्री बब्बर हैं, बब्बर की मौत के जो सजा है उसे आपने माफ कर दी। 24 हत्याओं का आरोप, शेख हसीना पर हमला, भारत के पूर्वोत्तर में हथियार का सप्लाई का पूरा मामला, और अब जिस तरह से एक आतंकी बांग्लादेश में पकड़ा गया है, वो बांग्लादेश से पाकिस्तान जाता है, पाकिस्तान से वो भारत आता है, भारत से पश्चिम बंगाल में पहुंचता, पश्चिम बंगाल से वापस पाकिस्तान जा रहा था। जम्मू कश्मीर में कई सारी घटनाओं को अंजाम दे चुका है। रॉकेट लॉन्चर चलाने में वो एक्सपर्ट बताया जा रहा है, और उसने कहा कि भाई मुझे मेरे आकाओं ने संकेत दिया है, उस संकेत के अनुसार मैं ये काम कर रहा हूं। आखिर बांग्लादेश चाहता क्या है? बांग्लादेश रच क्या रहा है? देखिए, बांग्लादेश वर्तमान समय में जो रेडिकल इस्लामिस्ट, अतिवादी, आतंक परस्त जो ताकतें हैं उनके प्रभाव में आता जा रहा है। और बांग्लादेश में ये जो कट्टरपंथी हैं लगातार अपना जो दबदबा है वो बढ़ाते जा रहे हैं। और मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है वो इन कट्टरपंथियों के या तो दबाव में काम कर रही है, या तो मोहम्मद यूनुस स्वयं जिस तरीके के अभी संकेत निकल के आ रहे हैं, और जैसा कि आपने बताया, दिखाया कि शहबाज शरीफ के साथ जिस तरीके के उनकी जो मीटिंग हुई है, और जिस तरीके के वो हंसते मुस्कुराते और पुरानी सारी जो कड़वाहट, काले अध्याय को भुलाते हुए जिस तरीके से उनको गले लगा रहे हैं, जाहिर है कि ये स्पष्ट रूप से इस बात को दर्शाता है कि मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है इन कट्टरपंथियों को, इन आतंक परस्त ताकतों को शह देने का भी कार्य कर रही है। और यदि ये बांग्लादेश की स्थितियां ऐसे ही रही तो ये स्पष्ट है कि बांग्लादेश का जो भविष्य है वो पाकिस्तान की तरह से ही हो जाएगा, और ये बांग्लादेश के लोगों के लिए सबसे ज्यादा घातक होगा। बांग्लादेश में आप देखिए तो ये जो कट्टरपंथी ताकतें जिस तरीके से अपने प्रभाव को बढ़ा रही हैं, उससे जो बांग्लादेश की जो टेरिटरी है उसके ऊपर भी जो उसका एक कंट्रोल था, मैं यहाँ पर जाहिर है कि म्यांमार और बांग्लादेश के बॉर्डर पे जो स्थितियां हैं, अराकान आर्मी जिस तरीके से अनेक टेक्नाफ रीजन के भागों पर कब्जा कर रही है, और पूरे सेंट मार्टिन आइलैंड के ऊपर भी उसने खतरा पैदा कर दिया है, तो बांग्लादेश जो है एक बार फिर से जो है विखंडन के कगार पे हो सकता है। पाकिस्तान की इसी तरीके की गलत नीतियों की वजह से आज पाकिस्तान 4 भागों में विभाजित हो सकता है। उसी तरीके की स्थितियां बांग्लादेश में हो सकती है। उसी तरह की स्थितियां बांग्लादेश में भी लगातार हो सकती है। AK सिवाज साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सिवाज साहब, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कूटनीति के जरिए भारत संकेत दे रहा है। भारत ने संकेतों के जरिए अपने विदेश सचिव को बांग्लादेश भेजा। बांग्लादेश में वहां जाकर उन्होंने दो टूक कह दिया कि भैया जो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं, हिंदू अल्पसंख्यकों पर, इन पर अत्याचार नहीं होने चाहिए। धार्मिक स्थलों पर जो अत्याचार हो रहे हैं इनको नहीं होना चाहिए। आप जिस तरीके से महंतों को परेशान कर रहे हैं, मंदिर के पुजारियों को परेशान कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन वो हो रहा है, वो अत्याचार हो रहा है। और तो और शिक्षण संस्थानों में जो अल्पसंख्यक हिंदू बैठे हुए हैं उनको भी जबरन पदों से हटवाया जा रहा है। भारत विरोधी जो ताकतें हैं उनके खिलाफ जितने भी सख्त कानून वहां पर हैं उनको माफ किए जा रहे हैं, उनकी धाराएं हटाई जा रही हैं, अदालत के जरिए उनको बरी किया जा रहा है। और इसके साथ साथ चूंकि एक बड़ा संकेत कि पाकिस्तान से पहले लोग बांग्लादेश में जाते थे तो सिक्योरिटी उनकी
बहुत सख्त सिक्योरिटी चेकिंग होती थी। अब वीजा के नियमों के तहत आपने वो भी हटा दिया है। यानी कि अगर भारत की पाकिस्तान से लगी हुई सीमाओं पर सख्ती है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप पहले बांग्लादेश आइए और बांग्लादेश से हिंदुस्तान में घुस जाइए और वहां पर जाकर आतंकवादी घटनाएं कीजिए। शिवराज साहब बहुत समझा लिया, क्या अब लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे? हाँ बिल्कुल, देखो मनोज, इसमें कोई सच्चाई नहीं, जो आपने बहुत अच्छी तरीके से इसका वर्णन किया है कि अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश इज गोइंग इन अ पाकिस्तान वे। और यह सच्चाई है कि आज बांग्लादेश की स्थिति जो है वो बहुत नाजुक है। जिस प्रकार से हिंदुओं के टेंपल और बाकी माइनॉरिटी, चाहे वो बुद्धिस्ट हैं चाहे वो क्रिश्चियन हैं, उनको भी चुन चुन के मारा जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टी को बर्बाद किया जा रहा है। आपने कि वीसी का भी एग्जाम्पल दिया, उसको पद से हटाने के लिए फोर्स किया जा रहा है। तो सच्चाई यह है कि एक सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा हो रही है बांग्लादेश में। और जो दो तीन बातें आपने और इशारा किया कि वहां पर जमाते इस्लामी, बांग्लादेश मुजाहिदीन आज जो है रेडिकलाइजेशन फैला रहे हैं, आज जो वहां पर कट्टरपंथी जो स्टार्ट हो गया एक्टिविटी, अनफॉर्चुनेटली ये बांग्लादेश के लिए आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा नुकसान। सी लास्ट 15 साल में जब शेख हसीना की गवर्नमेंट थी तो ये एक गोल्डन पीरियड था बांग्लादेश के लिए, क्योंकि उसकी इकोनॉमी बहुत अच्छा करती, उसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो एक वर्ल्ड की सबसे अच्छी इंडस्ट्री मानी जाती थी, किसी समय उनका पर कैपिटा इनकम भी भारत से भी ज्यादा हो गया था। इसका मतलब इकोनॉमी एक जंप मार गई थी, मगर आज वो फिर बराबर हो गया है। जिस प्रकार से आतंकवाद बढ़ेगा बांग्लादेश के अंदर, वो भारत के अंदर घुसने की कोशिश करेगा। मुझे लगता है कि ऐसा समय आ गया कि भारत को कुछ सख्त तरीके अपनाने पड़ेंगे, जैसे हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट किया था। पहले मैं ये बताऊंगा कि बांग्लादेश ने ये रिस्ट्रिक्शन पाकिस्तान पे क्यों लगाई थी। वीजा, पासपोर्ट, वहां के चेकिंग, जो सामान आता था उसकी 100% पोर्ट के ऊपर चेकिंग होती थी, क्योंकि पाकिस्तान से बांग्लादेश में ड्रग्स भेजता था, वेपन भेजता था, आतंकवादी भेजता था, और वो आतंकवादी फिर भारत में घुसने की कोशिश करते थे। इसलिए शेख हसीना की गवर्नमेंट ने यह रिस्ट्रिक्शन लगाई थी। बट अनफॉर्चुनेटली ये मोहम्मद यूनस जो कि वो कर रहे हैं, जो कट्टरपंथी चाहते हैं, जो आतंकवादी चाहते हैं, जो जमात इस्लामी करती है, वो सब हटा दिया। वो आतंकवादी जिनके ऊपर बहुत बड़ी सजाएं थी, जो जेल में थे, उनको जेल से रिहा कर दिया। परेश बरुआ जो कि उल्फा का एक लीडर था, उसके ऊपर फांसी की सजा थी, उसको सजाए मौत की बजाय अभी उसको लाइफ सेंटेंस कर दिया। एक नहीं, अनेक एग्जाम्पल, अनेक ऐसे एग्जाम्पल हैं, अनेक ऐसे उदाहरण हैं जो भारत के खिलाफ लगातार बांग्लादेश कर रहा है। उसे किसी चीज़ का डर नहीं है, उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। वो संकेत दे रहा है कि भाई देखिए, अभी तक पाकिस्तान ये सब करता था, अब मैं करूंगा। एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर ये आ रही है कि बांग्लादेश ने शेख हसीना का प्रत्यर्पण मांगा है। शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजने की मांग की है। बांग्लादेश ने भारत को डिप्लोमेटिक नोट भेजा है। तख्ता पलट के बाद भारत आई थी शेख हसीना, अभी भी वो भारत में, और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के ऊपर अब तक 225 मामले दर्ज किए हैं। और आपको बता दें कि प्रत्यर्पण की मांग की गई है, डिप्लोमेटिक नोट भी भेजा गया है, यानी कि शेख हसीना को वापस मांगा जा रहा है। क्यों मांगा जा रहा है, इसके मायने क्या हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और बांग्लादेश और भारत के बीच, और आपको बात बता दूं कि बांग्लादेश में जो सलाहकार है सरकार के, उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी है कि ये नोट हमने भेजा है, डिप्लोमेटिक नोट हमने भेज दिया है। तख्ता पलट के बाद भारत में मौजूद है शेख हसीना, यहां पर उन्हें शरण दी गई है। शेख हसीना और शेख हसीना लगातार इस तरह के आरोप भी लगा रही हैं, लेकिन शेख हसीना को अगर भारत से वापस बांग्लादेश भेजने की बात की जा रही है तो इसके पीछे का कारण क्या है। 225 से ज्यादा मामले अभी तक शेख हसीना के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। क्या शेख हसीना के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई बांग्लादेश कर सकता है, इसका इंतजार हम करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। हिमांशु भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु साहब, शेख हसीना भारत में, डिप्लोमेटिक नोट आ गया है, क्या आप उन्हें वापस भेजिए, हमें उनका प्रत्यर्पण चाहिए, मांगा है, संकेत क्या? संकेत क्या है वो बताओ। उससे पहले ये प्रत्यार्पण की मांग किसने की है? क्या वो वहां पर सरकार है? लेजिटिमेट सरकार थोड़ी है वहां पर। भारत के विदेश सचिव तो वहां गए थे, उन्होंने तो बहुत दो टूक शब्दों में बताया था। और जब प्रेस नोट में आया था ना, फ्रैंक एंड कैंडिड,
ये दो शब्द का डिप्लोमेसी में उपयोग तब भी होता है जब दरवाजे बंद करके किसी की धुलाई की हुई, और ये धुलाई की गई थी। उन्होंने कहा कि आज तक बांग्लादेश की हर एक सरकार को भारत में रिकॉग्नाइज किया है, क्योंकि वो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार थी कहीं ना कहीं। मगर ये सरकार है, ये किसी भी प्रकार से भारत इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। बिल्कुल और भारत जब ये चीज रिकॉग्नाइज नहीं करेगा तो डिप्लोमेटिक नोट का क्या सवाल उठता है भैया? इसके संकेत तो सीधे हैं, आप कुछ भी नोट भेजते रहो, हम नहीं देने वाले शेख हसीना को वापस। ये आप बड़ी जो बात, बात ये तय बड़ी कर बात लो, हिमांशु और भट्ट साहब, यही- ये बहुत बड़ी बात आपने कही है कि अगर डिप्लोमेटिक नोट भेजा है बांग्लादेश ने तो क्या इसे भारत मानेगा, जबकि वहां पर चुनी हुई सरकार नहीं है। सरकार ही नहीं है। तकनीकी तौर पर हम इसे समझें कि अगर चुनी हुई सरकार नहीं है और वो डिप्लोमेटिक नोट भेज रहा है, प्रत्यर्पण की बात कर रहा है, तो मैं संजीव साहब आपसे पूछूंगा कि रणनीति के तहत, नियमों के तहत तकनीकी स्थिति क्या होती? देखिए मनोज जी, शेख हसीना भारत की मित्र हैं। भारत में वो उनको शरण दी गई है। भारत ने शेख हसीना को पहले भी बड़ी मदद पहुंचाई जब उनके पिता और उनके परिवार के अन्य सदस्यों की बांग्लादेश में निर्मम हत्या कर दी गई थी। वहां पर जो वार ऑफ नहीं, संजीव जी, इंडिपेंडेंस नियम क्या कहता है? जिस बात का जिक्र हिमांशु कर रहे हैं, क्या वो सही है? क्या चुनी हुई सरकार अगर वहां नहीं है तो वो यूनिट सरकार अगर डिप्लोमेटिक नोट भेज रही है तो क्या नियमों के तहत वो प्रत्यर्पण की मांग कर सकती है? देखिए, पहले तो ये है कि ये गैर निर्वाचित सरकार है। ये सरकार का जो लेजिटिमेसी जो है संदिग्ध है। मैं हिमांशु जी से बिल्कुल असहमत हूं। और दूसरा, भारत और बांग्लादेश के बीच में एक प्रत्यर्पण संधि है, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है मनोज जी। और उस एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी में उसकी जो धारा 8 है वो स्पष्ट रूप से इस बात को कहती है कि यदि कोई राष्ट्र, दोनों राष्ट्रों में से यदि कोई राष्ट्र प्रत्यर्पण की मांग करता है, लेकिन यदि दूसरे राष्ट्र को इस बात का असेसमेंट होता है कि वो जो प्रत्यर्पण की मांग है वो गुड सेंस में नहीं की जा रही है, गुड फेथ में नहीं की जा रही है, तो दूसरा राष्ट्र वो प्रत्यर्पण को करने से इनकार ये कर तो सकता है। सभी को पता और है कि जब भारत के खिलाफ जितने भी फैसले वहां पर हो रहे हैं वो गुड सेंस में नहीं हो रहे, वो भारत के खिलाफ बिल्कुल, हो रहे हैं, वो बिल्कुल, किसी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लिए जा रहे हैं, चाहे वो आतंकवादियों को रियायत देना हो, आतंकवादियों को छोड़ना हो, आतंकवादियों को पनाह देना हो, ये तमाम सारी चीजें हैं। लेकिन पाकिस्तान में इसके संकेत क्या हैं? मैं आपको एक मैप के जरिए स्थिति बताऊंगा, लेकिन गजाला जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि पाकिस्तान की वरिष्ठ पत्रकार हैं, गजाला नौरीन। गजाला जी, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत, क्या चल रहा है वहां? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि इतने अहम मौजू पे बात करने के लिए आपने मुझे इनवाइट किया। और मैं अभी आपकी पैनलिस्ट की गुफ्तगू सुन रही थी और मैं सबको ये कहना चाहूंगी कि तमाम ही बड़े मोअज़्ज़िज़ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और अगर आप लोग समझें और अगर आप लोग अपनी गवर्नमेंट को मशवरा दे सकें तो ये इस वक्त भारतीय हुकूमत के लिए एक आई ओपनर सूरत हाल है। भारत को ये पैगाम है वाज़े कि उसने गुज़िश्ता 50 सालों में जितनी साजिशें करके पाकिस्तान के खिलाफ मुक्ति बांधी और फिर रॉ और फिर दीगर उसके जरिए जितना कुछ किया, बांग्लादेश के साथ जो कुछ किया, वो आज भारत को वापस ही सहने को मिल रहा है। तो प्लीज दूसरे मुमालिक के मामलात में इंटरफेयर मत करें। आज जो कुछ हो रहा है, अभी मेरे एक पैनलिस्ट कह रहे थे कि जी हम शेख हसीना वाजिद को वापस नहीं करेंगे। क्यों? शेख हसीना वाजिद क्या लगती हैं आपकी? जब उनका मुल्क उनको वापस मांग रहा है, जब उनके लोगों ने उन्हें तस्लीम करने से इनकार कर दिया, सो इट शोज कि किस तरह से आप लोगों ने गुज़िश्ता 50 सालों में इस पूरे खित्ते को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने के लिए कोशिशें की, साजिशें की, और अब जब वो सारा कुछ नाकाम होते हुए आपको नजर आ रहा है, वो सारा फेलियर इस वक्त भारत को, भारत की मौजूदा हुकूमत को नजर आ रहा है, तो फिर आप लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है। तो ये एक आई ओपनिंग सूरत हाल है। खुदारा अपनी आंखें खोले, इस मामले को उस तरह से देखें, दूसरे मुल्कों के मामलात में दखल अंदाजी करना छोड़े, अपने मुल्क के अरे दूसरे के मामलात कहाँ हैं गजाला जी? क्योंकि भारत अगर पाकिस्तान
पूर्वी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है वहां पर हमला कर रहा है, उसको अगर आज़ादी दिला रहा है तो खुद वो हिस्सा चाहता था ना। भारत ने तो मदद की, हजारों लोगों को मार दिया गया, महिलाओं की इज्जत लूटी गई, उनके साथ दुष्कर्म हुआ, बलात्कार हुआ, और यही तो कारण है कि क्रांति दिवस मनाया जाता है। मैं आपको एक नक्शा दिखाता हूं कि आखिर जो कुछ घट रहा है, जो कुछ घट रहा है, उस स्थिति में भारत की स्थिति क्या है, भारत को कैसे घेरने की कोशिश की जा रही है। क्या ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है? क्या ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है? भारत के बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को रोकने की कोशिश है? देखिए भारत का नक्शा मैं आपको दिखा दूं। ये भारत का नक्शा आप देख रहे हैं, यहां पर देखिए पाकिस्तान F3T1 फाइटर जेट स्टील फाइटर, ये जो हिस्सा है ये पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान आप देखिए, ये पूरा अगर आप चले जाइए कश्मीर से लेकर, और ये पूरा हिस्सा यहाँ से, ये पाकिस्तान से घिरा हुआ, पंजाब का पूरा हिस्सा। इसके बाद आप आ जाइए चाइना, चाइना का जो हिस्सा है, ये चाइना का हिस्सा यहाँ से लेकर ये जितना भी नॉर्थ ईस्ट है, भारत के जो नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं वहाँ से ये लग रहा है, और ये यहाँ से लगता हुआ पूरा कश्मीर के हिस्से में आता है। ये अब बांग्लादेश, बांग्लादेश की स्थिति को देखिए, ये बांग्लादेश है और ये भारत के यहाँ से लेकर और भारत के अंतिम छोर तक ये हिस्सा है। मतलब भारत की चुनौती ये है कि भारत तीन तरफ से घिरा हुआ है और तीनों की स्थिति है। अब फाइटर जेट देखिए कहाँ कहाँ कौन से तैनात हैं बांग्लादेश की सीमाओं पर। 16J10CE फाइटर जेट कहाँ पर? यहाँ बांग्लादेश में, यहाँ से भारत घिरा हुआ है। चाइना की बात कर लेते हैं, FC31 फाइटर जेट स्टील्थ फाइटर यहाँ पर तैनाती है। अब पाकिस्तान में आ जाइए, पाकिस्तान में FC31 फाइटर जेट स्टील्थ फाइटर यहाँ भी है। भारत की तीन तरफ से चुनौती है और भारत को तीनों तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है। ये सारे के सारे फाइटर जेट मांगे जा रहे हैं, ये फाइटर जेट मांगे जा रहे हैं, और मांगने के बाद स्थिति की जा रही है, यानी कि भारत को तीन तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है। भारत की एकता, अखंडता, उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है। और इस वक्त गलबैयां कौन कर रहा है? चाइना। चाइना पर्दे के पीछे खड़ा हुआ है, वो भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है और उसने वहां पर पाकिस्तान को आगे कर रखा है। यानी कि अगर आप सीमाओं पर देखें तो पाकिस्तान की सेना आगे है और उसके पीछे चीन के सैनिक हैं, चीन की टुकड़ियां हैं। यही स्थिति बांग्लादेश में है। अप्रत्यक्ष तौर पर भारत को घेरने की कोशिश की जा रही है, वहां पर आतंकवादी भेजे जा रहे हैं। ये जो स्थिति है, ये जो तीन तरफ से भारत घिरा हुआ है, ये कितना खतरनाक हो सकता है भारत की सुरक्षा के लिए, इस पर हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मेरे एक और सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनके पास आऊँगा, सैयद जावेद साहब। लेकिन उसके पहले मैं AK सिबाज साहब के पास चलूँगा। सिबाज साहब, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। मैंने एक अभी नक्शा दिखाया है, मैप दिखाया है, उस मैप में भारत को तीन तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है। भारत का एक बड़ा हिस्सा जो कि चाइना के बॉर्डर से लगता है, दूसरा बड़ा हिस्सा जो कि पाकिस्तान से लगता है, और तीसरा बड़ा हिस्सा जो कि समुद्र का भी माना जाता है, वो हिस्सा बांग्लादेश से लगता है। भारत को तीनों तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है। कोई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश? हाँ देखो, सच्चाई है, इसमें कोई शक नहीं मनोज, कि भारत ने हरदम ये सोचा है कि हमारा वर्स्ट केस सिनेरियो हो सकता है जब हमें दो तरफ से लड़ना पड़े, एक तो चीन की तरफ से और एक पाकिस्तान। और इसी को बेस करते हुए हमने अपना जो डिफेंस कैलकुलेट किया है, हमें एयर पावर कितने स्क्वाड्रन चाहिए, इसी प्रकार से हमें नेवी की कितनी जरूरत है, फौज की कितनी जरूरत है। मगर जिस प्रकार से अब बांग्लादेश अब धीरे धीरे चीन और पाकिस्तान की तरफ जा रहा है, तो उसे हमें अपने डिफेंस कैलकुलस में तो डालना पड़ेगा कि आने वाले समय में जो हमारा को वहां से भी खतरा हो सकता है। मगर एक चीज का ध्यान रखो, बांग्लादेश की जो काबिलियत और क्षमता है वो बिल्कुल ना के बराबर है। अगर आप अभी के चंद एक हालात देखें कि जब अराकान आर्मी के साथ उनकी मुठभेड़ हुई जो ईस्टर्न बांग्लादेश की तरफ, वहां पर उन्होंने कम से कम 5 से 10 उनके बंदे मारे गए। वो लड़ने के काबिल नहीं, उनकी जो फौज है वो ओनली यूनाइटेड नेशन के अंदर जो पीस कीपिंग वही करती है, और बाकी उनके पास इतनी काबिलियत नहीं है। ये मैं मानता हूं, उनको सबमरीन भी और फाइटर एयरक्राफ्ट भी चाइना से पहले भी मिले। और अब पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं, वो नए से नए हथियार लेने की कोशिश कर रहा है।
वो चीन से भी ले रहा है, टर्की से भी ले रहा है, और कहीं ना कहीं वो जो ब्लास्टिक मिसाइल है वो भी बनाने की, अभी आपको देखे कल की बात है, कल और परसों की, जहां पर यूएस ने उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी, वो इंटर ब्लास्टिक मिसाइल जिसकी रेंज 4 से 5 हजार किलोमीटर, वो बनाने की कोशिश कर रहा था। तो ये तो सच्चाई, इसको हल्के में नहीं लेता भारत। भारत के अंदर इतनी काबिलियत और क्षमता है कि हम दोनों तरफ की थ्रेट को इकट्ठा एक प्रकार से हैंडल कर सकते हैं। और जैसे आपने बताया कि अगर बांग्लादेश इस तरीके से जा रहा है, जो कि वो पाकिस्तान की गोद में बैठ गया है, चीन के साथ नजदीकी हासिल करता है, तो चीन और पाकिस्तान की तो हालात खराब हैं, मगर बांग्लादेश की अगर आप इंटरनल सिचुएशन देखेंगे वो बहुत खराब हो जाएगी। और सच्चाई यह है वो खुद टूटने के कगार पे होगा, अगले 2 हिस्से हो जाएंगे, क्योंकि अगले 2 हिस्से हो जाएंगे, वो बात की बात है। सैयद जावेद साहब, इतने सालों से, मुझे लगता है कि शायद 3-4 दशक हो गए, लगातार पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिश रचता रहा है, आतंकवादी गतिविधियों को यहाँ पर पनाह देता रहा है, चाहे वो मुंबई हो या फिर संसद का हमला हो या फिर वैली में, घाटी में हमने लगातार देखा है। और ये भी चर्चा होती रहती है कि साहब पाकिस्तान की इकोनॉमी क्या है, वहाँ पर महंगाई किस तरीके से बढ़ रही है, वहाँ का लोकतंत्र क्या है, वो तमाम सारी चीज़ें हैं, बावजूद इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो अपने घर में देखने की बजाय वो भारत को नुकसान पहुँचाता रहता है। कितना खतरनाक हो सकता है तीनों तरफ से घिरना? जी मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, पाकिस्तान के ऊपर ज़्यादा मैं तस्करा इस वक्त नहीं करूंगा। उसका रीज़न ये है कि हमारी यहाँ एक बड़ी मिसाल दी जाती है कि सूप चले तो चले और छलनी से बोलने लगी जिसमें 72 थे। भारत की इकोनॉमी का मुकाबला करना, भारत की फौज का मुकाबला करना, वो पाकिस्तान के अभी बस में नहीं है। क्योंकि आप उनके यहाँ देखेंगे जिस तरीके से पॉलिटिकल सिनेरियो बना हुआ है, या उनके यहाँ से हमेशा एक पॉलिटिक्स रही है, वो तो अपने ही आवाम के खिलाफ रहती है। अपने ही जितने भी उनके राजनेता हैं, किस तरीके से इमरान खान का हाल कर रखा है वो सब जानते हैं। उससे पहले इनके बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन थे उनका क्या हाल करा गया है वहाँ के लोगों ने, और कुछ जो वहाँ के आतंकी लोग हैं उन्होंने क्या आपके सामने, पूरे विश्व के सामने, पूरे दुनिया के सामने जो है एक नज़ीर रखी है पाकिस्तान की। तो इसीलिए पाकिस्तान बहुत ज़्यादा अलग थलग भी पड़ जाता है। बहुत सी जगहों पर, बहुत सी जगह पर उसको सपोर्ट नहीं मिल पाता है, क्योंकि घर को ही आग लग जाती है कभी कभार, घर के ही चिराग से। तो ये है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके से गतिविधियां तेज हो रही हैं, और आने वाले वक्त में ये हिंदुस्तान के लिए तो एक बड़ा थ्रेट है, खड़ा हो रहा है। और इसको जितनी जल्द हो सके, देखिए मैं शहबाज साहब की तरीके से या डिप्लोमेटिकली आंसर देने के ज्यादा जो है मूड में नहीं रहता। बात बिल्कुल साफ है, अगर मेरे मुल्क के ऊपर कोई थ्रेट करता है या मेरे मुल्क के लिए थ्रेट होता है तो इसका जवाब जो है वो सख्ती से ही दी जाएगा। आप कितनी भी डायलॉग डिलीवरी कर लीजिए, डायलॉग कर लीजिए, बात कर लीजिए, कोई, मैं आपसे मनोज भाई लिख करके दे सकता हूँ कि डिप्लोमेटिक तौर पे अगर आप इस चीज को सोच रहे हैं कि सुलझा लेंगे, इस वक्त वो कंडीशन सिचुएशन नहीं है। हमें अपनी ताकत का मुजाहरा करने की जरूरत आन पड़ी है, मैं आपको कह रहा हूँ। और आप मेरी बात रखिएगा, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, ये आपको दिखाना पड़ेगा, ताकत का मुजाहरा करना पड़ेगा। गजाला जी लगता है कि संकेत भारत को देना पड़ेगा। सॉरी, क्वेश्चन दोबारा कीजिएगा। मुझे लगता है कि भारत को सख्ती से संकेत देना पड़ेगा, पाकिस्तान को भी और बांग्लादेश को भी। सर, भारत जितनी भी साजिशें कर ले, उसकी हर साजिश उसको वापस आके उसके अपने मुंह में लगती है। और आपने बड़ी अच्छी ग्राउंड रियलिटी अभी हमारे, आदो मैं वो मैप नहीं देख सकी, मुझे अपने स्क्रीन पे वो शो नहीं हो रहा था, बट मुझे बड़ी खुशी हुई कि बहरहाल आपने ये मान लिया कि वो भारत जो कि ये दावा करता था कि उसने पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा कर दिया, वो अब अपनी पॉलिसीज की वजह से खुद दुनिया में तन्हा रह गया है। चीन आपका दुश्मन, आपका पड़ोसी मुल्क, आपकी पॉलिसीज की वजह से, आपकी साजिशों की वजह से आपके अगेंस्ट है। बांग्लादेश, आपने बड़ी सरमायाकारी की वहां पर, आपने बड़ी इन्वेस्टमेंट की। आपने न सिर्फ ये कि वहां पर पैसे के जरिए इन्वेस्टमेंट की, बल्कि इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टमेंट की। इसके बावजूद उसने फिर आपकी साजिश का उसी तरह जवाब दिया। वहां की अवाम खड़ी हुई और वहां की अवाम आखिरकार अपना हक लेके रही। और आज आप हसीना वाजिद को, शेख हसीना वाजिद को अपनी गोद में बिठा के उसको संभालने के लिए भारत इस वक्त मजबूर हो गया है। एक हारी हुई शख्सियत को। I want to respond her. Even I want to respond. अरे भाई, जवाब तो देना पड़ेगा इनको, ऐसे बोलो नहीं दिया जवाब मिलना जाएगा। पड़ेगा। हिमांशु जी जवाब दे दीजिए।
मनोज मनोज मैं अगर रिस्पॉन्ड कर दूं, हिमांशु जी, अभी हिमांशु जो जी, तहम्मुल के अरे ऐसे ऐसे नहीं चलेगा भैया, ये लीडिंग बाय थाउजेंड कट, ये इनकी पॉलिसी रही है। और बांग्लादेश के साथ में जब हम बात करें, मुझे तो डर लगता है कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो उससे पहले बांग्लादेश के 3 टुकड़े ना हो जाए। बिल्कुल देखिए, ये एक अंतरराष्ट्रीय साजिश ऐसी थी कि जहां पर बांग्लादेश को भारत का यूक्रेन बनाना था रक्षा की तरह, और वो जो साजिश में वो कामयाब तो हो गए, मगर अब मनोज जी जरा मुझे भी मौका दीजिएगा। मैं आपके पास आऊंगा भैया, संजीव जी। उनकी आर्मी कुछ नहीं कर सकती। 12 ड्रोन लाके भारत से लड़ने जाएंगे वो कैरो में जाके एक दूसरे को गले मिलेंगे, उससे जिहादी आ जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा आप आतंकवादी घटनाओं को आकार दे सकते हो, आप में वो कुव्वत नहीं है, आप में वो ताकत नहीं है कि आप 2 हमले भी करके लेते हो। और एक सर्जिकल स्ट्राइक अगर भारत की ताकत क्या है, भारत की ताकत क्या है, शिवाज साहब बता दीजिए, उसके बाद मैं संजीव जी के पास आऊंगा। शिवाज जी, देखो सच्चाई ये है कि अगर भारत के पास जो काबिलियत और क्षमता है, गजाला जी एक बार सुन लीजिए। देखो आप प्लीज सुने कि अगर हम अपनी डिस्प्ले कर देंगे बांग्लादेश को, तो बांग्लादेश को समझ नहीं आएगा हो क्या गया। उनको भूलना नहीं चाहिए 1971 में ये भारत की फौज थी, उन्होंने उसको आजादी दिलाई। 4000 से ज्यादा हमारे जवान शहीद हो गए। और उसकी काबिलियत और क्षमता क्या है बांग्लादेश की? बांग्लादेश का पानी कहां से जाता? भारत से। बांग्लादेश में बिजली कहां से जाती? भारत से। बांग्लादेश के अंदर टेक्सटाइल की इंडस्ट्री कैसे चल रही है? रॉ मटेरियल कहां से जाता है? भारत से। और भारत की जो शक्ति है, मिलिट्री पावर फोर्थ है, लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। अगर कुछ कर दिया सर्जिकल स्ट्राइक तो बांग्लादेश को समझ नहीं आएगा। मगर भारत एक बहुत ही ज्यादा स्टेबल और स्ट्रांग और एक मैच्योर देश है, ये समझाने की ही बहुत जरूरत है। क्योंकि जो बांग्लादेश में सबसे बड़ी बात है कि जो अराकान आर्मी है वो बांग्लादेश के 250 किलोमीटर अंदर घुस गई है। बांग्लादेश उससे तो लड़ नहीं पा रहा, उससे तो निपट नहीं पा रहा। भारत के सामने क्या करेगा वो भारत जिसने कभी उसे आजादी दिलाई थी। संजीव जी, कुल मिलाकर जब कोई भी देश आगे बढ़ रहा होता है, तरक्की कर रहा होता है और 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं, 3rd बनने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी शक्तियां होती हैं जो आपके साथ तो खड़ी रहती हैं, लेकिन आपसे खतरा उसे रहता है। चाइना के बारे में दिखाई देता है कि वो आपसे डरता है, वो आर्थिक तौर पर उसको लगता है कि तमाम ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां जो चाइना छोड़कर भारत की तरफ रुख कर रही है, क्योंकि भारत में एक अच्छा वातावरण है। अमेरिका के बारे में खुद शेख हसीना ने कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वो अमेरिका के कारण हुआ और वहां के डीप स्टेट ने किया। तो अगर शेख हसीना को अमेरिका ने हटाया और यूनिस सरकार को बनाया, यूनिस को बनाया, और यूनिस अगर लगातार भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं तो हम इसे कैसे देखें? भारत के खिलाफ जो भी साजिश रची जा रही है, अभी तो चुपचाप अमेरिका देख रहा है ना, तो इसमें अमेरिका का भी संकेत है। मनोज जी, गजाला जी जो पाकिस्तान से बैठी हुई हैं, वो एक ऐसे मुल्क से बात कर रही हैं कि जिस मुल्क ने बांग्लादेश के लाखों महिलाओं के साथ बलात्कार किया, बहुत सारे लोगों को, हजारों लाखों लोगों की जो उन्होंने उनको मौत के घाट उतारा। एक ऐसा जो राष्ट्र जो कि पाकिस्तान का ही पार्ट था, वो पाकिस्तान की सेना के जुल्म सितम की वजह से आज वो अलग राष्ट्र बन गया। और वो एक ऐसे राष्ट्र के संदर्भ में भारत को नसीहत देने की कोशिश कर रही है जिसने कि बांग्लादेश के उन लोगों की मदद की जिनके के ऊपर पाकिस्तान की सेना ने इतने बड़े अत्याचार किए थे। आखिर ये किस मुंह से ये बातें कर सकती हैं? और भारत को नसीहत देने का आपका फेस गजाला जी नहीं है। दूसरा, आप एक ऐसे मुल्क से बैठे होकर बात कर रही हैं कि जहां पर विश्व का सबसे बड़ा आतंकी ओसामा बिन लादेन पाया गया था। आज आपकी गलत नीतियों की वजह से पाकिस्तान 4 भागों में विभाजित होने की कगार पे है। क्या आप बांग्लादेश को उसी तरीके की स्थिति में बना देना चाहती हैं? अराकान आर्मी जिस तरीके से टेक्नाफ रीजन में पहुंच गई है और वो लगातार वो अपने पकड़ को बनाती जा रही है, वो वैसी ही स्थिति आप खड़ी कर रहे हैं वहां पे जैसा कि आप अपने देश में आपने खड़ी कर रखी। आपकी जो मंशा है वो जाहिर है कि उसी तरीके से बांग्लादेश को बना देने की है जिस तरीके के भस्मासुरों को आपने खड़ा कर रखा है। आपकी जो भस्मासुरी नीतियों की लेकिन संजीव साहब, फर्क नहीं पड़ता है ना। पाकिस्तान के लोग तो ये बोलते हैं कि साहब भारत की तमाम एजेंसियां
पाकिस्तान में आतंकवादी हमले करा रही हैं, पाकिस्तान को डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हो। पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए, इमरान खान जेल में चले जाए तो भी भारत का हाथ है, पाकिस्तान में ब्लास्ट हो जाए तो रॉ एजेंसी का हाथ है, वहां पर कोई आतंकवादी घटना हो जाए तो भारत का हाथ है। गजाला ये यह आरोप लगाती रहती है। गजाला जी, लोकतंत्र वहां पर है नहीं है। आप एक राजनेता को कई दिनों से अंदर ठूस के रखे थे, वहां पर आपके यहाँ चुनाव होता है और चुनाव में आपकी सेना वहां पर किस तरीके से वहां के परिणामों को बदल देती है, लोकतंत्र के परिणामों को बदल देती है, और आप आरोप लगाती हैं भारत के ऊपर, आप सवाल खड़ा करती हैं भारत के लोकतंत्र पर। गजाला जी, आपकी आवाज कम, हाँ, बीच बीच में कट जाती है, बताएं। हाँ, आपने कहा कि इल्जाम लगाते हैं, आरोप लगाते हैं। हमें कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास तो जिंदा सबूत बैठा हुआ है, कन्वर्शन चाहते हैं। हमें क्या जरूरत है इल्जाम लगाने की? उस तरह से भी आपने अपना काम पूरा किया। अभी आपके एक पैनलिस्ट ने कहा कि पाकिस्तान के खुदा ना खास्ता 4 टुकड़े। आप यकीन करें, आपकी ऐसी कई नस्लें ये ख्वाब देखते हुए यहाँ से चली गई, इस दुनिया से सुधार गई कई नस्लें। ये भारत का ख्वाब है, ख्वाब ही रहेगा। अच्छा, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? बलूचिस्तान में क्या हो रहा है बताइए। आपके सर 20 कल ही 24 घंटे भी नहीं हुए, 24 घंटे भी नहीं हुए, पाकिस्तान में आतंकवादी घटना हुई कि नहीं हुई? वो क्या है? इमरान खान के साथ क्या हो रहा है, उनकी पार्टी के लोगों के साथ क्या हो रहा है, उनके कार्यकर्ताओं के साथ क्या हो रहा है? ये कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। इमरान खान को अदालतों ने सजा दी है, वो हमारे मुल्क के साबिक वजीर आजम हैं, उन्हें अदालतों ने सजा दी है। और ये सबूत है कि पाकिस्तान कितना बड़ा जमहूरी, आईनी और कानून पर अमल करने वाला मुल्क है, जिसकी आपको असल तकलीफ है। अच्छा, हमें इसकी तकलीफ है, सैयद जावेद साहब, हमें इसकी तकलीफ है, उन्हें नहीं है। चाहे कि निकाल देंगी, लेकिन कैनेडा में आप लोगों के साथ क्या हुआ? देखिए, सैयद जावेद, मनोज भाई, हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए क्या है, कोई बात नहीं, कभी कभार ऐसा होता है जब आदमी जोश और खरोश में होता है तो कभी कभार ऊंची आवाज में कुछ ऐसी बात कर जाता है जो उनके मुल्क के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती है। देखिए अभी सुनिए मेरी बड़ी बहन, सुनिए, अभी देखिए IMF के पास जो है वो जाना पड़ेगा, कटोरा लेके बड़ा वाला इस बार जाना पड़ेगा। अगर हो सकता थोड़ी सी भीख अगर IMF दे दे या थोड़ी सी सहूलत दे दे तो खुदा का शुक्र अदा करिएगा और तहज्जुद में उठ करके जो है दुआएं करिएगा कि कुछ जो है भीख जो है ज्यादा मिल जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, मुझे नहीं मतलब एक ऐसा बंदा बात कर रहे हैं जिसके अपने यहाँ गुर्बत की लकीर हमारे यहाँ से बहुत कम है। इंडिया वो नहीं है जो आप लोग अपनी मूवीज में दिखाते हैं, इंडिया वो है जो आप लोग सुनिए ना किसी IMF के पास हम चाह रहे ना हमारा दर्द ना लें आप, मेरे भाई, मेरे प्यारे। कमाल कर रही है गजाला जी, हम विश्व की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, हम तीसरी बनने जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि गुर्बत हमारे यहाँ है। हिंदुस्तान के अंदर सुनिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बाइडेन मोदी को सलूट ठोक रहे हैं, तमाम देश सलूट ठोक रहे हैं, पुतिन और तमाम राष्ट्र जो है सबसे बड़ा सम्मान दे रहे हैं। देखिए अभी आप ही के यहाँ से कुवैत, एक मुस्लिम देश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, वहां पर उनको सर्वोच्च सम्मान दिया गया और आप कह रही हैं कि भारत की स्थिति बड़ी खराब है। मनोज अलाउ मी टू स्पीक एटलीस्ट, मैं रिस्पॉन्ड दे दूं। हाँ सही है साहब। मैं इसलिए कह रहा था, दूसरी सबसे बड़ी, देखिए पाकिस्तान के अंदर चीजें जिस तरीके से आपको पता, आज से नहीं लगभग काफी लंबे वक्त से, उनके अभी 60-65 साल हो गए, जिस तरीके से स्टेबिलिटी है पॉलिटिकल, उससे देखने के। लेकिन हमारे सामने हमारे मुल्क का मौजू खड़ा हुआ है, उनके मुल्क का मौजू उनके सामने, लेकिन मुझे अपने हिंदुस्तान की फिक्र है और यहाँ के लोगों की फिक्र है। जिस तरीके से रेडिकलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिस तरीके से रेडिकलाइज, नहीं हम सब जगह की फिक्र करते हैं, हमें तनकीद करने की जरूरत नहीं। फिर आप अपने यहाँ भी तनकीद जो है लेने के लिए तैयार रहिएगा। आपके यहाँ भी सामने मसला खड़ा हो रहा है और अपने मुल्क की देखिए आपके यहाँ क्या स्थिति है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी कितनी है। कम से कम हिंदुस्तान का मुकाबला जो है वो आप नहीं कर सकते, मेरी बड़ी बहन, हिंदुस्तान का मुकाबला आप नहीं कर सकते। आपने कई बार करने की कोशिश करी और आपको जवाब नहीं मिला है, ऐसा नहीं कि नहीं मिला है। आपको पता है 71 के अंदर 2 टुकड़े जो है किसने करके आपके पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके रख दिए थे। तो सबसे बड़ा जो हार हुई थी वो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी हार जो है वो पाकिस्तान के नसीब में लिख गई। बहरहाल मैं उस मौजू पे नहीं जा रहा, मैं आज के मौजू पे बात कर रहा हूँ।
अरे बहुत पानी बह गया। देखिए आज बड़ी के बड़ी मौजूद सामान्य जो सी ऊपर बात रही है, बड़ी आज- सामान्य सी बात है कि बांग्लादेश आज के जो भी मौजूद कर पे रहा रखिए। है पाकिस्तान को उसमें खुशी होगी। पाकिस्तान को ये नहीं, लगेगा नहीं, कि चलो जो भी सुनिए। हो रहा है कम से कम वो सुनिए, हमारा पुराना बदला हो रहा है। दूसरी और भारत के साथ मनोज- भारत चूंकि जिस मनोज- स्थिति में लगातार मनोज- बांग्ला पाकिस्तान होता रहा है, पाकिस्तान मनोज- के साथ बांग्लादेश भी खड़ा हुआ है। दोनों देशों की अभी बैठक हुई मनोज- है, दोनों देश मनोज- मिले हैं और काहिरा में दोनों की मुलाकात भी हुई है। वो संकेत क्या है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन हिमांशु भट्ट साहब, मनोज- मैं आपसे एक मनोज- चीज पूछना चाहता हूं। हिमांशु जी, मैं आपसे मनोज- एक बात ये पूछना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से अब तक भारत संकेत देता आ रहा है, क्या आपको लगता है कि इन संकेत और कूटनीति के तरीके ही हमको आगे बढ़ना चाहिए, या कोई ऐसा संकेत देना चाहिए जिसकी सख्त दरकार और सख्त जरूरत है? देखिए भैया, अभी जो चल रहा है ना, वो जो जो लोगों को नहीं पता वो बहुत कुछ चल रहा है, और जो पता है वो तो चल ही रहा है। और वो बांग्लादेश जैसे छोटे से देश के लिए ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं बेचारा राष्ट्र है, 3 तरफ से भारत से घिरा है, 4090 किलोमीटर की उसकी सीमा है। अगर भारत बहुत सख्ती करेगा, उनको इलेक्ट्रिसिटी नहीं देगा अदानी, तो क्या पानी होगा? नहीं देगा, हाहाकार होगा। हम चावल नहीं देंगे, हम आटा नहीं देंगे, हम प्याज नहीं देंगे, हम आलू नहीं देंगे, तो बेचारे भूखे मरेंगे। मगर वहां पर जो वो 15-20% पॉपुलेशन के अंदर जो रेडिकल्स बैठे हुए ना, मुझे तकलीफ उनसे है। और वो रेडिकल्स को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। और वो सबक कैसे सीखेंगे? भारत ने एक पॉलिसी चालू की है, काफी लोगों को पता नहीं होगा। इलीगल बांग्लादेशी जिहादीज जो भारत के अंदर बैठे हैं जी, आज ही बांग्लादेश के कमीशन ने ये एडवाइजर की जो सरकार है ना, उसने एक कहा है भारत को कि आपकी जेलों के अंदर 10 से 70 हजार तक बांग्लादेशी कैद है, और ये अवैध बांग्लादेशी है, उनको आप छोड़ दो। भारत को यह करना चाहिए कि हमारे यहाँ जो अवैध बांग्लादेशी है ना, उनको भेज दो वापस। तकरीबन 1.5 करोड़, उनको एक साथ में ऐसे जेल में डालो 2 दिन, फिर भारत सरकार का पैसे से वो खाना नहीं खाना जाएंगे, उनको बांग्लादेशी कमीशन को सौंप दो बांग्लादेश की सरहद के अंदर। बस उतना काफी है उनकी शान ठिकाने लाने के, क्योंकि वो चिकन नेक काटने चले थे, इनका चिकन लेग कट चुका है वहां पर। सेंट मार्टिन तो गया, तो जो वो अमेरिकन आया था ना, व्हाइट अमेरिकन, जो हसीना के शब्दों में कहे, सेंट मार्टिन डोनाल्ड ट्रूप, सेंट मार्टिन लेने के लिए, वो तो बात खत्म हो गई। अभी अराकान आर्मी इज ब्रेड एंड ब्रॉट अप विद द चाइनीज सपोर्ट। मगर आपको यह बात समझने की जरूरत है कि आज चाइना का इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश के अंदर लगा हुआ है कि चाइना वो पैसे गंवाना नहीं चाहेगा, जैसे भारत की बात है। तो यहां पर कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है। और अभी अभी डोवाल साहब जो चाइना जाके आए, वहां आपको दिखता है कि भारत और चाइना काफी क्षेत्रों के अंदर कन्वर्जेंस से काम कर रहे हैं, कन्वर्जेंस से काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि शायद एक संकेत ये भी होगा कि भारत के खिलाफ कोई ऐसा काम ना करें जो साफ तौर पर दूसरे देशों में दिखाई दे। सिवाज साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये जो एक नई रणनीति, हालांकि बहुत सारे राज्यों में आइडेंटिफाई करना शुरू हो गया, तमाम ऐसे रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, अवैध बांग्लादेशी, उनकी गिनती शुरू हो गई, उनकी पहचान करना शुरू हो गई है। क्या आपको लगता है कि कूटनीति तरीके से ये बड़ा असर करेगा? 100%। ये मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ मनोज। कम से कम 2 से 3 करोड़ के करीब जो इलीगली माइग्रेंट्स आए हुए हैं और सब बांग्लादेश से, इनको वापस भेजने की अब तैयारी करनी चाहिए भारत को। और यही नहीं, ये 10 लाख के करीब जो इनके रोहिंग्या बैठे ना कोक्स बाजार में, अब ये बांग्लादेश की गवर्नमेंट कर रही है ISI के मदद से, इनको नॉर्थ ईस्ट की स्टेट से भेजने की कोशिश करे, हर रोज पकड़े जाने। तो सच्चाई ये है कि जो बांग्लादेश है, इस पे आप विश्वास तो कर नहीं सकते, क्योंकि जिस प्रकार से वहां पर रेडिकलाइजेशन बढ़ता जा रहा है। और दुख की बात है, इसके अंदर जो अमेरिका की डीप स्टेट है वो इन्वॉल्व है, क्योंकि जिस प्रकार से शेख हसीना की लीगल गवर्नमेंट थी उसको गिराया गया है और एक इलीगल गवर्नमेंट को लाया गया है, ये दुख की बात है। मगर ये सच्चाई है मनोज, आप बार बार पूछ रहे हो कि भारत के पास वो कौन से साधन है जो आप प्रेशराइज कर सकते हो बांग्लादेश में। भारत के पास 1 नहीं 100 है, और भारत के पास इकोनॉमी कितने हैं
कि आपके यहाँ से बिजली जाती है, पानी जाता है, आपका राइस जाता है, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ से चलती है। आप अगर कुछ भी करेंगे तो बांग्लादेश की हालात खराब होंगे। और अगर मैं मिलिट्री पावर की बात करूं तो इट इज नॉट कंपेरेबल। भारत बहुत आगे है। भारत और जो बांग्लादेश का कोई मुकाबला नहीं। बांग्लादेश को तो अराकान आर्मी ने गिरा दिया है। बिल्कुल सही। अराकान आर्मी ने कम से कम 10 पोस्टें जीत ली हैं बांग्लादेश की, जी। जो सेंट मार्टिन आइलैंड भी खतरे में। तो सच्चाई है, बांग्लादेश को जानना चाहिए। अरे आप किस भूल गए उस देश को जिसने आपको आजादी दिलाई। कम से कम 4 से 5 लाख औरतों का रेप किया था पाकिस्तान ने, उसके साथ दोस्ती कर रहे हो आप। 40 से 50 लाख लोगों को मारा गया था। तो सच्चाई यह है कि बांग्लादेश को समझना चाहिए कि उसके हित में नहीं है पाकिस्तान की तरफ जाना। पाकिस्तान की जो हालात हैं, जो वहां सिविल वार है, जो वहां 4 हिस्से हो सकते हैं, वो आपको भी डूबेगा और खुद भी ले डूबेगा आपको। ये आपने बड़ा सवाल किया कि वो आपको भी ले डूबेगा और खुद भी डूबेगा। मेरे साथ संजीव जी मौजूद हैं। संजीव जी, किसी भी देश के लिए तब जबकि वो आर्थिक दौर पर बहुत सारी उपलब्धियां कर चुका है और करने जा रहा है, किसी भी देश के लिए युद्ध ठीक नहीं होता। आप देखिए, रशिया बहुत पीछे चला गया, 25 साल पीछे रशिया चला गया। यूक्रेन की स्थिति वही है। और तमाम ऐसे लोग जो भारत के दुश्मन हैं, वो खुद फ्रंट में नहीं आना चाहते, लेकिन दूसरों के कंधों पर रखकर बंदूक चला रहे हैं कि वो किसी तरीके से भारत से भिड़ जाए और भारत युद्ध की स्थिति में पहुंच जाए। इसलिए भारत बहुत ही कूटनीतिक तरीके से संभल कर चल रहा है कि युद्ध की स्थिति ना आए, यानी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। संजीव जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, आपने बहुत ही अच्छा इंसाइटफुली आप बताया आपने कि भारत एक कंस्ट्रक्टिव डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट को बना करके चलेगा। भारत की जो विदेश नीति में बुद्धिमत्ता है, विवेक है, जाहिर है कि संतुलन है, और हम सारी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए हर तरीके के स्टेप्स को लेने के अपने सभी विकल्प ओपन रखते हैं। लेकिन भारत की ये पूरी कोशिश रहती है कि हम अपने जो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स में पहले प्रयास करें। और जैसा कि मैं मनोज जी आपको एक मालदीव्स का एग्जांपल देना चाहूंगा। यद्यपि कि मालदीव्स में कोई सत्ता को अपदस्थ नहीं किया गया था, लेकिन मालदीव्स में भी वहां पर अनेक इंडिया आउट कैंपेन इत्यादि की साजिशें रची गई थी। लेकिन भारत ने मालदीव्स के साथ एक धैर्य के साथ और एक कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट को बना के रखा। लेकिन साथ ही साथ भारत ने अनेक ऐसे संकेत मालदीव्स को दिए कि जिससे कि मालदीव्स के मोदी की सरकार को जैसे जैसे समय बीता, उनकी सरकार के बनने के बाद उनको लगा कि उनको बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है और मालदीव्स की इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल ठप पड़ सकती है। तो ऐसे में मालदीव्स के मौजूद सरकार ने अपना रुख बदला और आज वो भारत के साथ मित्रवत संबंध स्थापित किए हुए हैं। लेकिन बांग्लादेश की जो स्थितियां हैं वो मालदीव से भिन्न है। बांग्लादेश में जैसा कि हिमांशु जी ने कहा कि बांग्लादेश में ये जो रेडिकल इस्लामिस्ट अतिवादी आतंकपरस्त ताकतें हैं, और जाहिर है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की उनको पूरा सपोर्ट है, उनको शय है पाकिस्तान के जो आतंकी संगठनों की शय है, और अमेरिका के बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का जो डीप स्टेट है उसकी भी उसे शय है। और जाहिर है कि ये जो स्थितियां हैं वो चुनौतीपूर्ण है, और ऐसे रेडिकल जो एलिमेंट्स के विरुद्ध भारत को कार्रवाई करने के लिए अपने जो विकल्प हैं वो ओपन रखने चाहिए। विकल्प के साथ साथ अपने विवेक का इस्तेमाल भी करना बहुत जरूरी है। सैयद जब्बाद मेरे साथ मौजूद है। सैयद जवाब नहीं, देखिए क्या है, मैं जो मनोज भाई बात कर रहा हूँ वो इस मौजू पर है कि देखिए बांग्लादेश के अंदर जो स्थिति बन रही है, मैं तो काफी लंबे वक्त से कह रहा था कि बांग्लादेश के अंदर स्थिति हिंदुस्तान के लिए ठीक नहीं बन रही है, क्योंकि वहां पे कल को अगर अलकायदा का नेटवर्क जो है आकर के बांग्लादेश के अंदर ISI मिल करके एस्टेब्लिश करती है, तो सोचिए भारत के लिए कितना बड़ा एक थ्रेट होगा। आज नहीं कल नहीं परसों आपको कुछ एक सख्त कदम उठाना पड़ेंगे, क्योंकि आप सामने देख रहे हैं कि आपके सामने क्या हो रहा है, चीजें हैं, और एक मुल्क आपके लिए 70 साल से जो है वो एक परेशानी बना हुआ है। चीन का सपोर्ट है आपके जो हमारी जो विदेश नीति थी उसमें जिस तरीके की तब्दीली करी गई है, मुझे इसको कहने में भी गुरेज नहीं कोई। हमारी विदेश नीति जो पहले थी वो अब उस मुस्तैदी के साथ काम नहीं हो पा रहा है जो हम पहले से एक्सपेक्ट कर रहे थे। उदाहरण के तौर पर बांग्लादेश के अंदर लगभग 6 महीने से ये सारे इंसिडेंट और तमाम तरीके की चीजें हो रही थी। हमें उसी वक्त एक सख्त और कठोर कदम लेना चाहिए था, नंबर 1 बात। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे अफगानिस्तान के अंदर जिस तरीके से पूरा एक मामला चेंज हुआ और आज वहां पर तालिबान गवर्नमेंट आकर के बैठी है, आपको पता है तालिबान को किस तरीके के आइडियोलॉजीज आते हैं, एक कट्टर सोच है उनकी, कट्टर जो है मानसिकता रही हुई है, और एक रेडिकलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन और एक अभी गवर्नमेंट जो है वो सामने आपके आ गई। पाकिस्तान आपका था,
चीन आपका था, नेपाल के साथ वैसे रिश्ते नहीं रह गए, उसके बाद रहा सा श्रीलंका के साथ भी आज हमारे रिश्ते वैसे नहीं रह गए। और दूसरा आप मुइजो को देखिए उधर आकर के, वो भी उस वो तरीके ठीक से है जवाद साहब, लेकिन भारत असल के में साथ किसी भी किसी देश तरह की जो लेके विदेशी नीति होती है और जो कूटनीति होती है वो ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होती है, वो विविग्योर में होती है, उसके बहुत सारे कलर्स होते हैं और उसके जो बहुत सारे कलर्स होते हैं ना, उन कलर के जरिए, आपकी बात मैंने सुन ली, उसके बहुत सारे कलर्स होते हैं और उन कलर के जरिए एकदम ऐसा फैसला नहीं लिया जाता, एकदम ऐसा डिसीजन नहीं लिया जाता और बहुत सोच समझकर फैसले लिए जाते हैं। और नहीं ना ना वहां के हिंदुओं के ऊपर जुल्म हो रहा है और हम यहाँ पर तमाशबीन की तरीके से तमाशा देख रहे हैं। नहीं तो आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि यहां से सीधा एक मिसाइल छोड़ दी जाए बांग्लादेश पे? आप ये चाहते हैं? मैं इस चीज का भी फेवर नहीं कर रहा हूं कि युद्ध तो हो। किस चीज क्या लेकिन चाहते हैं आप? जैसी उदाहरण के तौर पे भारत बिजली सप्लाई करे, रोक दे, उनको आज खाने पीने की जरूरत है, चीजें रोके और बोले कि वहां के हिमांशु जी इनका जवाब दे दीजिए। हो ही रहा है भैया, ये बहुत बड़े पैमाने में हो रहा है। आज आपको शायद पता नहीं होगा, बिहार से सटी हुई सरहद, पश्चिम बंगाल से सटी हुई सरहद, वहां पर आपको 200 250 ट्रक खड़े मिलेंगे। जीवन जरूरी चीजों के, खाद्यान्नों के सप्लाई वहां बॉर्डर से बांग्लादेश के अंदर नहीं जा रहे, राइस नहीं जा रहा है। हाँ, जहां मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जो आपकी कूटनीति होती है वो ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होती, बहुत सारी चीजें विदेश नीति में, कूटनीति में बहुत सारी चीजें होती हैं जो 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 हो रहा होता है और आपको दिखाई नहीं दे रहा होता है। और सरकार सब कुछ बता के थोड़ी करती है, सरकार को पता होता है कि हमें क्या करना है, हमें कौन सी नस दबानी है, हमें कौन सी नस दबानी है, क्योंकि चाइना चाहता है कि हम युद्ध कर लें, पाकिस्तान चाहता है हम युद्ध कर लें, हमारे बहुत से अंतरराष्ट्रीय ऐसे देश होते हैं वो भी चाह रहे होंगे कि हम युद्ध कर लें। युद्ध समाधान नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं कम से कम आप इतना तो करें कि इंटरनेशनल लेवल पे जाकर यूएन के अंदर आवाज उठाएं। वहां के भैया यूएन डिफॉल्ट हो चुका है, यूएन का कोई मतलब नहीं। यूएन के अंदर पिछले 5-10 साल से भारत जीत कर रहा है। यूएन छोड़ दो, यूएन छोड़ दो, बांग्लादेश के लिए बांग्लादेशी सैनिक यूएन के पीस कीपिंग फोर्स में जाएंगे और अपनी सरकारी नौकरी का तनख्वाह कमाएंगे। एक संजीव, क्योंकि समय बहुत ज्यादा नहीं, संजीव जी एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं परेशान है, बिलबिला रहा है बांग्लादेश, और बिलबिला इसलिए रहा है क्योंकि शेख हसीना भारत में है। आपने देखा कि प्रत्यर्पण के लिए उन्होंने कूटनीतिक एक नोट भी भेज दिया, डिप्लोमेटिक नोट भेज दिया। कि आपको लगता है कि अगर शेख हसीना का प्रत्यर्पण नहीं होगा तो और ज्यादा सख्त संदेश, और ज्यादा कड़े संदेश, और ज्यादा भारत के खिलाफ संदेश बांग्लादेश देगा, यूनिस सरकार देगी? मनोज जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि शेख हसीना को का जो प्रत्यर्पण को करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मेरा ऐसा मानना है, विश्वास है कि भारत सरकार उनका प्रत्यर्पण नहीं करने जा रही है, क्योंकि यदि शेख हसीना को वापस भेजा गया तो उनके प्राणों के ऊपर उसी तरीके का खतरा पैदा होगा जैसा कि उनके पिता के ऊपर पैदा हुआ था। और दूसरा, शेख हसीना की जो पार्टी है अवामी लीग, उसके जो कार्यकर्ताओं को लगातार प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है, हरास किया जा रहा है, हत्याएं की जा रही है। और शेख हसीना अगर ऐसे हालातों में अगर बांग्लादेश जाती हैं तो बांग्लादेश के आंतरिक हालात और अधिक खराब होंगे। और बांग्लादेश ये जो प्रत्यर्पण की मांग उसने भारत के साथ की है वो गुड फेथ में नहीं की है, और भारत ऐसी धारा का इस्तेमाल करते हुए, धारा 8 जो प्रत्यर्पण संधि की है उसका इस्तेमाल करते हुए इस तरह की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करेगा। मेरा ऐसा विश्वास है। इस तरह की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करेगा, वो शेख हसीना को बांग्लादेश को नहीं देगा, उनका प्रत्यर्पण नहीं करेगा। दूसरी चीज, क्या भारत बांग्लादेश का चुनाव का इंतजार करेगा? क्या भारत 20 तारीख का इंतजार करेगा जब बाइडेन जाएंगे और ट्रंप वापस आएंगे? उसके बाद क्या चीजें बदलेंगी? क्या डीप स्टेट जो हरकतें कर रहा है, भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है, उसके बाद ट्रंप उन डीप स्टेट पर लगाम लगाने की कोशिश करेंगे, चिन्हित करेंगे? बहुत सारे संकेत हैं, लेकिन इन सब के बीच जिसका जिक्र शहबाज साहब कर रहे हैं, जिसका जिक्र संजीव जी कर रहे हैं, जिसका जिक्र हिमांशु भट्ट कर रहे हैं, कि ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं हो रहे। कूटनीतिक तरीके से बांग्लादेश को संकेत जा रहा है, और बांग्लादेश में यूनिस भले ही सरकार चला रहे हो, लेकिन सरकार चलाने में वहां जो प्रशासन है वो समझ रहा है, वहां की बड़ी आबादी समझ रहा है कि भारत बड़ा भाई है और बड़े भाई से पंगा लेना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर ले लिया तो पानी को तरसेंगे, खाने को तरसेंगे, और ऊपर से क्या बरसेगा और फिर बांग्लादेश की धरती का क्या होगा।